नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले 2 साल से बैंक से संबंधित खबरों को दिलचस्पी से पढ़ता रहा हूं, खुद को सीखने के लिए, खुद के सिखाने के लिए भी। चेयरमैन के इंटरव्यूज से बातें तो बड़ी बड़ी लगती थी, लेकिन बैंक के भीतर की वे समस्याएं कभी नहीं दिखी जो बैंकर के जीवन में बहुत बड़ी हो गई हैं। बैंक सीरीज के दौरान सैकड़ों हजारों बैंकरों से बात करते हुए हमारी आज की जिंदगी की वो भयावह तस्वीर दिखी जिसे हम जानते हैं, सहते हैं, मगर भूल गए हैं कि ये दर्द है और ये गलत है। इसे एक हद के बाद सहा नहीं जाना चाहिए। हमारे रिश्ते इतने टूट चुके हैं कि जैसे ही कोई अपनी व्यथा कहता है, हम उसे हिकारत की नज़र से देखने लगते हैं, नज़र मोड़ लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिस नज़र से किसी को देख रहे हैं, कोई हमें भी उसी नज़र से देख रहा होता है, यानी नहीं देख रहा होता है। बैंक सीरीज के दौरान बैंकरों ने अपने चेहरे, नाम को पीछे रखते हुए अपनी कहानी कही। घर से दूर, रात रात बैंकों में काम करना, टारगेट का तनाव, झूठ और झांसे के आधार पर बीमा पॉलिसी बेचना ताकि कोई उन आंकड़ों को अपनी कामयाबी बता सके। अगर हमारी व्यवस्थाएं वाकई संवेदनशील होती तो बैंक सिस्टम के भीतर की इस सड़न पर कोई कदम उठाता, कोई फैसला करता। जब भी कोई समस्या आती है, सिस्टम दूसरी समस्या का इंतजार करने लगता है ताकि पहले आई समस्या को किनारे लगाया जा सके। इसी तरह आप देखेंगे कि भारत भर में लाखों लोग धरना प्रदर्शन कर लोकतांत्रिक होने का अपना फर्ज तो निभा देते हैं और सिस्टम, सड़क से आ रही आवाज को कोई नहीं सुनता है। जो बैंकर कल तक अपना नाम और चेहरा छिपाकर बोल रहे थे, अपनी यातना के साथ किसी अंधेरे में जी रहे थे, आज उसी अंधेरे रंग का टी शर्ट पहनकर उजाले में आ गए। अब आप इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम जान सकते हैं, इन्हें बोलते हुए सुन सकते हैं। काले टी शर्ट में पहनकर जमा हुए ये बैंकर सिर्फ सैलरी के लिए आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि बैंकों के भीतर तनाव का जो जाल बुना गया है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वी बैंकर्स नया समूह है, ज्यादातर युवा है। वी बैंकर्स का मानना है कि उनकी सैलरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर की जाए, 7वें वेतन आयोग के अनुसार। जब चेयरमैन और कार्यकारी निदेशक को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिलता है तो बैंकर को क्यों नहीं मिल रहा? अगर ऐसा है तो इस बात में बहुत दम है। बड़े अफसर को किसी और व्यवस्था के तहत वेतन मिले और बाकियों को वेतन इतना कम मिले, इसकी व्यवस्था कर दी जाए, ये नाइंसाफी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस तर्क को स्वीकार करेगा। कम से कम चेयरमैन और कार्यकारी निदेशक को अपनी सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनके मातहत अफसरों को उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। इस समूह में सिर्फ युवा बैंकर नहीं बल्कि भूतपूर्व सैनिक बैंकर भी हैं। उनकी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले बैंकर भी हैं जिनकी उनसे भी ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं। ग्रामीण बैंकरों का कहना है कि 30,000 लोगों को पेंशन नहीं मिला। आज ही विदेश से फोन आया था कि 1800 रुपए में बहुत सारे पिताजी के उनके दोस्त जिंदगी नहीं जी सके, जिनके बच्चे अच्छे नहीं कर पाए, वो रिटायर किए गए ग्रामीण बैंक के मैनेजर या कर्मचारी मौत की जिंदगी जी रहे हैं। यह तस्वीर दिल्ली की है, संसद मार्ग की, मगर भारत के आज कई इलाकों में छपरा, पटना, लखनऊ और अरुणाचल प्रदेश, कहां कहां इन लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया है, कैंडल मार्च नहीं किया। 13 लाख से अधिक बैंकरों की जिंदगी में यातना है। वे अपने आप को बंधुआ कहने लगे हैं। आप यह ना समझें कि इसमें दिल्ली के बैंकर हैं, कई जगह से लोग यहां पर अपने खर्चे पर शामिल होने के लिए आए हैं। इंश्योरेंस भी हम बेच रहे हैं, LIC, जब LIC हम बेच रहे हैं तो LIC वाले क्या कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के? सारे काम हमें करने हैं जब छुट्टी नहीं है और दूर दराज हमारी पोस्टिंग हो जाती है। क्या मतलब है? सरकार क्या करना चाहती है? बैंकर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रही है। लाइफ इंश्योरेंस हम कर रहे हैं, फसल बीमा हम कर रहे हैं, जनधन हम कर रहे हैं, आधार कार्ड हम बना रहे हैं। इसके अलावा कोई सरकारी योजना नहीं है जो हम नहीं कर रहे हो। बैंकिंग तो कुछ नहीं रहा है, बैंकिंग सिर्फ नाम रह गया है। अभी बैंकर के 3 मुद्दे मुख्य है, CPC, 5-डे बैंकिंग और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचना बंद करो। ये इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इसने बैंकिंग व्यवस्था की बिल्कुल चौपट कर दिया है। और सैलरी सबसे कम है और काम सबसे ज्यादा है। पूरे दिन इसी काम में लग जाता है कि पॉलिसी कैसे करूं, इंश्योरेंस कैसे बेचूं, म्यूचुअल फंड कैसे बेचूं। दिमाग बैंकिंग में लगता ही नहीं है पूरा। और सैलरी 20,000 मिलती है और काम हमसे 1 लाख रुपए का कराया जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैंक में ऐसी तैसी कराते रहते हैं, फिर भी काम कुछ नहीं होता और सैलरी सबसे कम है। सर्वाइव करवाना मुश्किल हो रहा है। सभी की पोस्टिंग घर पे किसी की नहीं है। 200 किलोमीटर मिनिमम है। 200-500 किलोमीटर। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह तनख्वाह मिलते थे इतना,
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हमें ज़्यादा तनख्वाह मिलता था। 1976 में एक IAS की सैलरी 700 रुपीज़ थी और हमारी 720 थी। ऐसे ही क्लैरिकल में ग्रुप भी लेक्चरर के बराबर सैलरी थी। आज हमारी उनसे 60% सैलरी कम हो गई है। क्यों कम हुई, कैसे? सर ये प्रॉफिटेबिलिटी NPA, इसकी वजह जो बैंक हमें दे रहा है वो कह रहा है कि जो लोग पैसे लेके भाग गए 11 लाख करोड़ रुपए जो वाइप आउट हो गए हैं, उसकी वजह से हम आपको कोई पैसा नहीं दे सकते। जबकि देसाई अवार्ड, शास्त्री अवार्ड, पिल्ले कमेटी ये बोलती है कि हमें बराबरी के लेवल से शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद प्लस में कुछ दिया जाए। बैंक यूनियन है, मैंने सुना, तो आप लोग इस यूनियन आपको सपोर्ट नहीं करती है? सर आप बैंक को कुछ यूँ समझिए, मैनेजमेंट और यूनियन के पास ठेकेदारी है और ये सारे ठेकेदार मजदूर हैं। आज बैंक की स्थिति ये है कि 5 साल में यूनियन, कुछ यूनियन बैंक में यूनियन स्ट्रॉन्ग है, वो काम करते हैं बट अपर लेवल पे। अच्छा, तो ये बताइए कि अब बैंक सीरीज आप लोग देख रहे होंगे, आपको लगता है कि बैंक सीरीज का कोई असर हुआ है आप लोग के ऊपर? आज जो ये मूवमेंट है ये उस बैंक सीरीज की ही देन है, जिसकी वजह से हर आदमी में इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग सबके सामने खड़े हो सके। मैं इसके लिए रवीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमें उन्होंने एक नई एनर्जी दी है, ऊर्जा दी है हमारी आवाज उठाने के लिए, इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद रवीश कुमार जी धन्यवाद देते हैं। हर जगह लेटर लिख के थक गए हैं, हर जगह हाथ जोड़ के थक गए, कोई हमें सुनने वाला नहीं। क्या आपने अभी तक 15 सीरीज हो गई किसी सरकारी बैंक में काम करने वाले कर्मचारी से बात की? आपको करनी चाहिए बात कि आपके ही नागरिक का एक हिस्सा सरकारी सिस्टम में इस बेकदरी की जिंदगी जी रहा है। हमने एक चीज देखी है, आप सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, लगेगा हमेशा के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, आवाज अपने लिए दरवाजा खोल लेती है। जंतर मंतर पर इन बैंकरों का आना और अपनी कहानी बताना पिछले 3 हफ्तों से चेहरा छिपाकर बताई जा रही कहानी से अलग नहीं था। हमने उनके सैकड़ों पत्रों को पढ़ा है, सब में ये बात आई है कि पुरुषों या महिला बैंकर सब एक से एक बीमारी से पीड़ित हैं। ज्यादातर बीमारी काम के तनाव की देन है, भयानक बीमारियां। बीमार तो हैं ही, इलाज के लिए छुट्टी नहीं मिलती। मुझे हैरानी है कि लाखों की संख्या में बैंकर इस तरह का शोषण कैसे बर्दाश्त कर रहे थे और आप जानकर भी उनका हाल अभी तक कैसे नहीं पूछ पाए। कैसे वे अपने रीजनल मैनेजर से गाली सुन रहे थे, वो किसके लिए उस झूठ को जी रहे थे जो उनके जमीर पर बोझ बन रहा था। शुरू में किसी को यह साहस नहीं था कि बोल सके। नहीं बोलने की संस्कृति कब लोक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है हमें पता क्यों नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे, हम नहीं कहते कि हम सब कुछ हमारी सीरीज के कारण हो रहा है, मगर धीरे धीरे बैंकर अपने चेहरे को सामने लाने लगे। पहले उन्होंने बैज पहना कि हम बैंकर हैं, तनख्वाह कम है, फिर टोपी पहनने लगे, फिर इक्का दुक्का बैंकरों ने इसकी शुरुआत की और जैसे जैसे समय बीतता गया अपनी मांगों को लेकर टोपी पहनने लगे, बैनर लेकर खड़े हो गए, तख्ती लेकर सामने आ गए। मुझे दिख रहा था कि इनमें हिम्मत आ रही है, मुझे यह नहीं दिखा कि ये जंतर मंतर भी पहुंच जाएंगे तो और अपने शहर में कैंडल मार्च भी करेंगे। ये एक बड़ा बदलाव है, अभी तक बैंकर खुलकर नहीं बोलते थे। पत्रकारिता के दौरान हम लोगों की भयावह से भयावह तकलीफों से गुजरे हैं, मगर जो तकलीफ महिला बैंकरों की हमने देखी है उसे सुनने के बाद सामान्य रह पाना मुश्किल हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब शुरू में कुछ महिला बैंकरों से पूछा तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही प्राइम टाइम में 2-3 महिलाओं की बात रखी, उनकी बातों की बाढ़ आ गई। दनादन चारों तरफ से मैसेज आने लगे, जहां तहां से। मुझे उम्मीद नहीं था कि वहां केबल वाले ने NDTV को काट दिया, फिर भी वहां से फोन आ रहे हैं। मैंने बहुतों से बात की, यह भी समझा कि जहां आप नौकरी करते हैं वहां सब कुछ ठीक नहीं रहता, इतना मैं समझता हूं। तो इस बात को डिस्काउंट किया, अलग किया। जो साफ साफ दिखा वो बताने के लायक नहीं था आपको। एक समाज के तौर पर हमने महिला बैंकरों के साथ जो होने दिया है वो शर्मनाक है। महिला बैंकरों ने जो अपने साथ होने दिया है वो उससे भी शर्मनाक है। आप ndtv.in पे जाइए, वहां बैंक सीरीज की पट्टी मिलेगी, क्लिक कीजिएगा, सारे अंक खुल जाएंगे। आप 8 मार्च का एपिसोड देखिएगा, पता चलेगा कि दफ्तरों के नियम की आड़ में महिला बैंकरों के साथ क्या हो रहा है। इसी देश में रात के 9 बजे ब्रांच में बैठी हैं और घर में बच्चा बीमार है और जाने की छुट्टी नहीं मिल रही है। वी बैंकर्स की मांग पत्र में सरकार के नियमों के अनुसार महिला बैंकरों को छुट्टी दिए जाने की मांग भी शामिल है। इसीलिए वी बैंकर्स के साथ नौजवान महिलाएं भी खूब आईं। वो लगातार मैसेज कर रही थी कि किसी चैनल पर हमारे धरने की रिपोर्ट नहीं है। वो भूल गई कि उन्होंने भी तो किसी चैनल पर किसी किसान की तकलीफ नहीं देखी, किसी छात्र की तकलीफ को नहीं देखा होगा, तो उनकी तकलीफ को देखने और दिखाने वाले कैसे आ जाएंगे।
अच्छा हुआ उन्हें यह बात समझ में आ गई कि मिडिल क्लास और अंग्रेजी बोलने के बावजूद लोकतंत्र में कई बार संख्या की कोई कीमत नहीं होती। उन्हें इस हैरानी का अनुभव होना चाहिए था कि 3000 की संख्या में जमा होने के बाद भी कोई टीवी वाला नहीं आता। अब न्यूज चैनल लोगों के लिए नहीं आते हैं, सत्ता के लिए लोगों के पास जाते हैं या लोगों को ही रिजेक्ट कर एक नया लोग गढ़ देते हैं। सुनिए, समझिए इस थ्योरी को। मगर महिला बैंकरों के लिए अब अपनी व्यथा को दबाकर रखना असंभव होता जा रहा है। ये पटना की तस्वीर है, देखिए। छपरा में भी बड़ी संख्या में महिला बैंकर निकली हैं रात को। जो बातें आप गुमनाम पत्रों और हमारी सहयोगियों की आवाज में सुन रहे थे, आज आप साक्षात उन महिला बैंकरों से सुनिए कि उनकी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि बैंक में जो वर्किंग टाइमिंग्स है वो ऐसी हैं कि महिलाएं 9-9 बजे तक बैंकों में बैठी हुई हैं। अब क्योंकि बैंकों में महिलाएं ज्यादा हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ट्रांसफर पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। हम अगर 9-9 बजे तक ब्रांचों में बैठ के काम करेंगे तो फिर हम अपना घर बार कैसे संभालेंगे? और अगर हम कहीं बाहर पोस्टेड रहेंगे तो फिर हम फैमिली को वैसे भी नहीं देख पाएंगे। और दूसरी चीज ये मुझे जो लगती है कि अगर हम अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं या चाइल्ड केयर लीव की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो हमें ये बहाना बता दिया जाता है सरकार की तरफ से कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, बैंकों में महिलाएं ज्यादा, हम हर किसी को सुविधा नहीं दे सकते। आप लोग को लगता है कि बैंक में काम करने के बाद आपको लगता है बैंक का गुलाम बन गए आप लोग, ऐसा? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्यों? यहाँ सुबह आने की टाइमिंग है, जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। गर्ल्स अपने जगह से, अपने पेरेंटल जगह से या फिर अपने हस्बैंड के पास से बहुत दूर दूर पोस्टिंग है, 350-300 किलोमीटर या कोई 400 किलोमीटर। ये एक मैम गुजरात से आई हुई है, ठीक है ना, ये पोस्टेड है इतनी दूर। एनवायरनमेंट नहीं है ब्रांच के अंदर फॉर लेडीज। गालियां हमें सुनने को मिलती हैं। अभी मैं गुजरात में हूँ, मेरे हस्बैंड नोएडा में पोस्टिंग है। मैंने 2 बार अप्लाई किया है, दोनों बार ही मेरे एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए हैं। और उनका कहना ये है कि ये यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, आपका लॉन्गेस्ट स्टे हो गया। आप ये बताइए कि मैं एक फीमेल हूँ, इस एज में हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम अकेले कैसे रह सकते हैं? कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं अपने फैमिली के बिना? मतलब मेरी ये हालत है कि प्रमोशन लेके आज मैं पछता रही हूँ, बंधुआ मजदूर बना दी गई हूँ पूरी तरह से। आपको ये भी करना है, क्रॉस सेलिंग भी करनी है, इंश्योरेंस भी बेचना है। महिलाओं की हालत बहुत बुरी है बैंकों में। हम प्रमोशन लेने के बारे में सोच ही नहीं सकते। फैमिली प्लानिंग तो आप भूल ही जाओ, शादी वादी तो आप करो ही मत अगर आप बैंक में आते हो। तो आप लोग को ये लगता है कि जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है उस वक्त आपको छुट्टी मिलती है? सर, मैं IDBI बैंक से हूँ। हमारे यहाँ बैंक की हालत बहुत खराब है। हमारे यहाँ 2012 से सैलरी नहीं बढ़ी है। हमें हर बार इसका एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि सैलरी बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, पर हमारी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है। हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। लॉगिन डे होते हैं, बीमा बेचना पड़ता है, APY बेचना पड़ता है। जनधन खोले हैं सरकार ने, 2 साल बाद सारे खाते बंद हो गए हैं, उन्हें वापस से शुरू करना पड़ रहा है। सर, वो भी जिम्मेदारी हमारी है। APY हम नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए टारगेट आते हैं। अगर टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो हमें ब्रांच बंद नहीं करने दी जाती है। ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा महिला है जो कभी ऐसा हो कि उनको मैटरनिटी लीव ना मिला हो, वो अप्लाई किए हो लेकिन समय पे ना मिला हो, ऐसा कोई है यहाँ पे? मैं आपको बता सकती हूँ, मैं ब्रांच का नाम नहीं लेना चाहती, मैं ब्रांच मैनेजर का नाम नहीं लेना चाहती, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये हुआ है कि उसको जब अबॉर्शन हो गया था उसके बाद उसको लीव नहीं दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद भी उसको जो 15 दिन बंदे को रेस्ट करना है वो रेस्ट नहीं मिला उसको बुला लिया गया ब्रांच के अंदर, और जो उसने अप्लाई किया था उसके सारे कागज कहाँ कर दिए गए नहीं पता, लेकिन उसको लीव नहीं दी गई। आपको दिल्ली की ब्रांचेस में नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं गिना सकती हूँ जहाँ इवन नॉट द वॉशरूम इज अवेलेबल फॉर द गर्ल्स। वॉशरूम नहीं है? आप मुझे बताइए, कितने लोग ये कह रहे हैं कि उन लोग की ब्रांच में वॉशरूम सही ढंग से नहीं है, टॉयलेट नहीं है? बताइए। कंबाइंड वॉशरूम कर रहा है, कस्टमर भी जा रहा है, जेंट्स भी जा रहा है, लेडीज भी जा रही है, ज्यादा तो कस्टमर ही रहते हैं उसमें। कंबाइंड बाथरूम है? मेरे ब्रांच में भी कंबाइंड बाथरूम है। अच्छा, फिर आप सब मतलब आपको भी खराब लगता होगा ना कि जेंट्स भी जा रहे हैं, लेडीज? यस सर, ऑफ कोर्स खराब लगता है। और सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्रांच में कस्टमर हमें धमकियां देके जाता है। ये भी है ना कि मीडिया जो है कहीं ना कहीं आपको मुद्दे को जो पहले भी नेग्लेक्ट किया है, आपको ऐसे भी लग रहा होगा? यस सर, किसी ने इस मुद्दे को नहीं किया है। रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ बैंक के फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं कि हम क्या क्या झेल रहे हैं। नोटबंदी के समय ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बैंकर्स कुछ है ही नहीं, पब्लिक झेल रही है। एक कस्टमर ने सर नोटबंदी के टाइम मेरे टेबल पे आकर सिस्टम हिलाया, बोला तू बैठी क्यों है यहाँ, उठ यहाँ से। मतलब पूरी जिंदगी मेरे पापा ने, मेरे घर में किसी ने इस तरह से बात नहीं की, उस बंदे ने मुझसे इस तरह से बात की नोटबंदी के दौरान, नोटबंदी के समय।
कस्टमर ने की सर, ऐसे धमकी देता, तू निकल बाहर, देखता हूँ तुझे, मतलब जो करना है कर लो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं डरूंगी। मेरा 1 साल का बेटा है, सिर्फ 6 महीने की छुट्टी मिलती है। 6 महीने के बाद से मैं अपने बेटे को लेकर डेली बैंक जाती हूँ। अब पूरे दिन उसके साथ मैं काम करती हूँ। 6 महीने का बच्चा हम कहाँ छोड़ दें? 6 महीने का बच्चा कहाँ? मेरी पोस्टिंग हापुड़ में है, वहाँ ना कोई क्रश है, ना कोई छोटे बच्चों की व्यवस्था है। हम अपने छोटे बच्चे को कहाँ छोड़ दें? अगर यही बयान अमेरिका में चल गया होता तो सारे के सारे लेदर कुर्सी पर बैठने वाले चेयरमैन जेल गए होते, उनको जेल भेज दिया गया होता। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप खुद इनके बैंकों में जाकर पूछिए इनसे कि इनके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके पास बस में है तो इन्हें बचाइए, इन लड़कियों को बचाइए, इनकी कोई गलती नहीं है। इन पर जिस तरह का जुल्म ढाया गया, अभी भी ये नौकरी चले जाने के डर से बहुत बातें नहीं बोल रही हैं, लेकिन बहुत जुल्म ढाया गया है इनके ऊपर और इनको तोड़ने की कोशिश की गई है। आज एक महिला बैंकर ने लिखा कि हमारी सीरीज के बाद उनके ब्रांच की जांच हुई, सफाई शौचालय को लेकर हुआ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर ब्रांचों में इस तरह से भेजा जा रहा है कि ताकि लगे कि कुछ हो रहा है। मिडिल क्लास के लिए जो अंग्रेजी अखबार में विश्लेषण छपता है उसमें यही होता है कि लेबर लॉ को रिफॉर्म किया जाए। हाँ, समझ गए? वी बैंकर्स यानी बैंकों में काम करने वाला मिडिल क्लास उल्टा मांग कर रहा है कि लेबर लॉ को लागू किया जाए, मजबूत किया जाए, काम करने के घंटे तय हो, देर रात तक रोकने पर वापसी का इंतजाम किया जाए। 9-9 बजे रात को लड़कियां गांव के ब्रांच से कस्बों तक अकेले गई हैं बिना किसी इंतजाम के, और आज भी जा रही होंगी। वो सप्ताह में 5 दिन का ही काम हो। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि 5 दिन बैंक बंद होंगे, खबर तो छप जाती है, मगर यह नहीं छपती कि उन 5 दिनों में भी बैंकर जाते हैं। बैंकर कई महीनों तक बिना छुट्टी के काम करते हैं। शनिवार को तो जाते ही हैं, रविवार को भी जाते हैं। मैं क्यों ये 15 सीरीज कर रहा हूं? क्योंकि मुझे बैंकिंग सिस्टम के भीतर एक किस्म की स्लेवरी दिखी है, गुलामी देखी है, और मैं ये आप लोगों के नागरिक होने का टेस्ट है कि आप उस गुलामी का प्रतिकार करते हैं या नहीं करते। इतनी सूचना के बाद बैंकों के भीतर काम का तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उनकी मांग है कि ट्रांसफर नीति में सुधार किया जाए, इसका आतंक कम किया जाए, गलत लोन मंजूर करने के लिए अनैतिक दबाव को समाप्त किया जाए, नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, कैंटीन में काम करने वाले लड़कों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू हो। आप इन मांगों को गौर से देखिए। बैंक सिस्टम के भीतर का खोखलापन नजर आएगा। कैंटीन बॉय या चपरासी अस्थायी रूप से काम करते हैं, कहीं इन्हें 100 तो कहीं 200 रुपए मिलता है। चंडीगढ़ से एक चपरासी ने फोन करके बताया कि कोर्ट का आदेश है कि जो अस्थायी है उसे भी अस्थायी के बराबर का वेतन मिलेगा, और उसने बताया कि कहीं वे कागज पे ना पकड़े जाएं अदालत में, इसलिए एक ही आदमी को अलग अलग नाम से पैसे का भुगतान हो रहा है। और आप कहते हैं आधार नंबर लगा देने से भ्रष्टाचार मिट गया। झूठ की भी एक सीमा होती है। ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, नहीं चलेगा। वी बैंकर्स एक नया संगठन है, बैंकों के अपने पुराने यूनियन है, दोनों की मांग में अंतर है। पुराना यूनियन चाहता है कि यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन से मिलकर बैंकों की सैलरी, बैंकों के घाटे नाफे के हिसाब से सैलरी तय हो, जैसा उसको बाईपैट्राइट कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में। वी बैंकर्स का कहना है कि हम सरकारी बैंक है तो हम सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं है, इसलिए हमें वही सरकारी मिले जो केंद्र सरकार, सैलरी मिले जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। वी बैंकर्स का यह भी कहना है कि इस एक अंतर के अलावा बाकी यूनियन की जो मांग है उसे वो अलग नहीं है, लेकिन इनकी मांग बताती है कि काला टी शर्ट पहनकर भी उन मांगों को उठाया जा सकता है जिनके उठाने पर आईटी सेल आपको कम्युनिस्ट कह सकते हैं। आप रंग बदल लें, मगर ठेके की नौकरी वाले हजारों लोग मिलते हैं जो टूट चुके हैं, रोते हैं मेरे पास कि दिखाइए, कुछ कीजिए, खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचा, पानी पीने के लिए कह रहा हूं। इसलिए ये नई पेंशन नीति का विरोध कर रहे हैं। दूसरे पेशे के लोग भी नई पेंशन नीति का विरोध कर रहे हैं, मगर कोई मिलकर लड़ाई नहीं लड़ रहा। सब पेंशन के सवाल पर अलग अलग हैं। आप देखेंगे कि नई पेंशन नीति को लेकर विपक्ष का भी कोई नहीं लड़ रहा, क्योंकि नीतियों के मामले में दोनों एक हैं। जंतर मंतर पर पिछले हफ्ते रेलवे यूनियन के लोग आए, वे भी नई पेंशन नीति का विरोध कर रहे थे। जंतर मंतर पर ये नौजवान बैंकर अपने लिए नहीं बल्कि बेरोजगार भारत के लिए भी आए। इनका कहना है कि बैंकों में बहुत जगह खाली है, एक आदमी 3 से 4 आदमी का काम कर रहा है। अगर भर्तियां हो तो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ग्रामीण बैंक से रिटायर हुए लोगों का हाल बहुत बुरा है। वो जिस तरह से कातर तरीके से लिख रहे हैं 50 और 60 साल 65 साल की उम्र में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रिटायर कर चुके हैं, 1800 के पेंशन में वो कैसे जीते होंगे? कोई उनकी सुन क्यों नहीं लेता? आखिर इनके वोट से भी तो सरकार बनती होगी ना, इन्होंने भी तो किसी की सरकार बनाई होगी। क्या इन्होंने कोई अपराध कर दिया?
आज के प्रदर्शन में देश भर के ग्रामीण बैंक के अफसर कर्मचारी शामिल हुए। बिहार ग्रामीण बैंक के भी भयंकर अपनी समस्याएं हैं, वहीं पिपरा ब्रांच का है कहीं का ही, बिहार का ही। पिछली बार दिखाया कि कैसे आदेश आया कि बीमार भी पड़ जाओगे तब भी जिले से बाहर नहीं जा सकते इलाज के लिए। हमारे दिखाने के बाद आदेश की भाषा बदली गई, मगर इनकी सैलरी की समस्या है, सुविधा की समस्या है। ये सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पर लगता है कि एक साथ आ रहे हैं। बैठने की कुर्सी तक नहीं है कई बैंकों में, वो तस्वीरें भी दिखा दूंगा। लेकिन दिल्ली के अखबारों में हवाई विश्लेषण चल रहा है और आदमी जो है वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। एक ही स्टाफ के भरोसे बैंक चल रहे हैं। इनके ही नहीं, भूतपूर्व सैनिक बैंकरों की भी कोई नहीं सुन रहा। उनकी बात बताई थी, आगे और विस्तार से बताऊंगा। जबकि वो तो कम से कम देशभक्त होंगे। गोदी मीडिया का एंकर उन्हें तो देशद्रोही नहीं कह सकता। आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी से पूछिए, नई भर्तियां नहीं हो रही और जो बची हैं वे काम के दबाव से कर्मचारी मारे जा रहे हैं। हम अगले महीने रेल मंत्रालय की भी भीतर से समीक्षा करने वाले हैं। जैसे बैंक सेक्टर से शुरुआत हुई थी, आप अपने गुप्त पहचान के साथ अप्रैल के महीने में रेलवे की समीक्षा में मेरा सहयोग करें। अच्छा लगता है कि हमारी सीरीज रेलवे के ट्रैक पर काम करने वाले गैंगमैन तक पहुंचने लगी है। जब गैंगमैन का आपको पत्र लिखने लगे गैंगमैन, तो समझ सकते हैं कि आपका रास्ता सही है। ग्रामीण डाक सेवा वाले धीरज रखें, उनकी बात उठेगी। मगर सब अपना टीवी पर देखेंगे तो सिस्टम चलाक है, गोलमाल कर जाएगा। इसलिए पहले दूसरों के लिए लड़िए, फिर अपने लिए लड़िए। गैंगमैन का यह पत्र देखिए कि कैसे वो एक नेशनल टेलीविजन के एक एंकर को पत्र लिख रहा है। मैं भारतीय रेलवे में ट्रैकमैन हूं, जिसका पहले गैंगमैन नाम था। जैसे समाज में दलितों की स्थिति है, वैसी ही स्थिति ट्रैकमैन की है। कहने को ड्यूटी 8 घंटे की है, पर रोज 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। गर्मी हो या बरसात या ठंडी, लाइन के बीच में फैली गंदगी को हाथों से हटाना, साथ में 25 किलो का सब्बल लेकर 10 से 15 किलोमीटर रोज चलना। आप सोचें, आदमी तो हम भी हैं। नर्स को संक्रमण भत्ता मिलता है, हमको कुछ नहीं। 300 से 400 गैंगमैन ड्यूटी के दौरान कट कर मर जाते हैं। अधिकारियों की गाली रोज सुननी पड़ती है। ऐसे बात करते हैं जैसे हमारा कोई वजूद नहीं है। विरोध करो तो सस्पेंड या चार्जशीट। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई प्रमोशन नहीं। जिंदगी भर पटरी पर ही दौड़ते रहना है। एक ही परीक्षा देकर पास हुए हम जैसे लोग जो अन्य विभागों में हैं, 3 से 4 साल में गार्ड, टीसी और अन्य पदों पर चले जाते हैं। हमको इस विभाग में पहुंचते ही अनपढ़ मान लिया जाता है। डिपार्टमेंट की किसी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाता। नौकरी नहीं है, काला पानी की सजा है। पता नहीं आप ध्यान देंगे या नहीं, पर आपसे उम्मीद बहुत है। ऐसा एक बात गलत नहीं, खंडन कर देने से हकीकत नहीं बदल जाती है, सच्चाई नहीं बदल सकती है। एक बात गलत नहीं है, आप पता करें खुद भी। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम के भीतर कोई किसी की नहीं सुन रहा। जब हमें रेलवे के ड्राइवर लिखने लगे लोको पायलट, तो समझिए कि कुछ तो है कि सिस्टम के भीतर आवाज दबाने की तमाम कोशिशों के बाद और टीवी के पर्दे को सियासी स्लोगन से, मैनेजमेंट के लोगों के फर्जी स्लोगन से भर देने के बाद भी एक जगह निकल आती है जहां से लोगों की आह बाहर आने लगती है। लोगों की आह से डरना चाहिए। अभी और बात सीरीज आएगी, हमारी सीरीज का असर लोगों के ज़मीर पर पड़ रहा है। एक बैंकर ने लिखा है कि दबाव इस तरह से डाला जाता है कि जो भी बैंक में आए उसका मोबाइल ले लो और भीम ऐप डाउनलोड कर दो बिना उसकी जानकारी के। बहुत लोग मोबाइल नहीं देना चाहते कि क्या करने वाला है, और वो डाउनलोड हो गया, इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, मगर उनसे मोबाइल ले लेकर एक मैनेजर 10-20 भीम ऐप डाउनलोड करता है, वरना उसे डांट पड़ती है। एक ने बताया कि बैंक SMS देने के लिए आपसे पैसे लेता है, GST के साथ सभी उपभोक्ताओं से पैसे लेता है, मगर सभी उपभोक्ताओं को यह सेवा नहीं मिलती। इस तरह से बैंक पैसे बचाता है। इन गड़बड़ियों को देखकर हमारे बैंकर आहत हो रहे हैं, उनका ज़मीर जाग रहा है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं जिसके आधार पर हम सब कुछ आपको पुख्ता बोलें, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो बताया गया है वो सही है। और ये एक फीडबैक पत्रकारिता है जो मैं समाज से लेकर समाज को और सरकार को दे रहा हूं कि आप देश के हालात को ठीक कर लीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी सीरीज के बारे में।